भेटा तेरियां हो जुगदियां घाट। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, सीओपीडी और फ्लेल चेस्ट। सो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द प्लूरल इफ्यूजन। सो व्हाट इज द प्लूरल इफ्यूजन? इट इज एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड दैट इज एक्सीड इन द प्लूरल कैविटी। सो नॉर्मली जो प्लूरल फ्लूइड की जो क्वांटिटी रहती है दैट इज द 10 to 20 ml इन द प्लूरल स्पेस, बट इन केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन जो 20 ml है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीड हो जाता है। आप बोल सकते हो 25 और 30 ml के करीब वो पहुंच जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। सो देयर आर मेनली टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। फर्स्ट वन इज द एक्सुडेटिव एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसुडेटिव। So first one is the transudative pleural effusion. What is transudative pleural effusion? It is occur in the non-inflammatory reaction, जिसमें क्या रहता है, जो लो प्रोटीन है और जो लो सेल काउंट है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेनली ये जो ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है ये सेकेंडरी कॉज की वजह से होता है और डिक्रीज इन द ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है? इफ देयर इज द हाइपोएल्बुमिनिया अकर, और मेनली ये किस में प्रेजेंट रहता है? सिरोसिस ऑफ लीवर। दैट्स वाई इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये सेकेंडरी कॉज की वजह से हो सकता है। सेकेंड वन इज द एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। सो व्हाट इज एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन? उसमें क्या है, एरिया ऑफ एन इन्फ्लामेशन, वहाँ पे मेनली इन्फ्लामेशन अक्कर रहती है और जिसके थ्रू वहाँ पे हाई प्रोटीन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। इन दिस केस क्या रहता है, जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द सेकेंडरी कॉजेज। फॉर एग्जाम्पल पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसी को है, हार्ट फेलियर किसी को है, उन केसेस में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज द इटियोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड टू द प्लूरल इफ्यूजन। सो क्या कॉजेज रह सकते हैं इसके? फर्स्ट वन इज द डिसेमिनेटेड कैंसर। कैंसर ऑफ ब्रेस्ट भी हो सकता है और लिम्फोमा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ हो रही है, हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया हो रहा है। सो उस केस में हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सेल्स हैं तो जो सिक्रीशंस है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। दैट्स वाई वहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। सेकेंड वन इज द प्लूरोपल्मनरी इन्फेक्शन। प्लूरोपल्मनरी इन्फेक्शन इट मीन्स जो आपके पूरे लंग्स है, प्लूरल जो कैविटी है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरिया वायरस या फंगस ग्रो कर गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए निमोनिया। निमोनिया क्या बोलते हैं हम? इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा। थर्ड वन इज द हार्ट फेलियर। अदर जो डिजीज कंडीशन है, हार्ट फेलियर, सिरोसिस ऑफ लीवर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें मैंने आपको बताया था हाइपोएल्बुमिनिया, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक कॉजेटिव बोल सकते हो या फिर एक साइन एंड सिम्टम बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज द अदर डिजीज कंडीशन दैट इज द स्कार्डोसिस, और सेकंड वन इज द SLE। व्हाट इज SLE? सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, एंड द लास्ट वन इज द पेरिटोनियल डायलिसिस। सो ये सारे कॉजेज रह सकते हैं प्लूरल इफ्यूजन के। नेक्स्ट वन इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी। प्राइमरी हम बोल सकते हैं कि जो लंग्स हैं उसमें ऑलरेडी कोई डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है, और सेकेंडरी हम बोलते हैं कि जो अदर ऑर्गन है उसमें कोई डिजीज कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट फेलियर, फॉर एग्जाम्पल SLE, या फिर आप अदर डिजीज कंडीशन लाइक सिरोसिस ऑफ लीवर बोल सकते हो। सो इन सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू क्या होगा, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो तो इंक्रीज होगा, बट जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा, जितना भी वहाँ पे जो प्लूरल फ्लूइड है वो अनेबल रह जाता है रिमेन उसी क्वांटिटी में रहने के लिए, जिसके थ्रू जो इंट्रावास्कुलर जो फ्लूइड है वो शिफ्ट कर जाएगा कहाँ पे? इंटरस्टिशियल स्पेस में, और जिसके कारण क्या हो जाएगा? pleural effusion. So this is the total pathophysiology of the pleural effusion. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू प्लूरल इफ्यूजन। जो जितने भी साइन एंड सिम्टम है प्लूरल इफ्यूजन के वो डिपेंड करते हैं क्या कॉजेटिव फैक्टर हैं। अगर कॉजेज वहाँ पे निमोनिया है, सो निमोनिया के साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फीवर रहेगा बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, चिल्स होगा, मैलिस होगा, फटीग होगा, एंड ऑल्सो द प्लूराइटिक चेस्ट पेन। अगर वहाँ पे सेकेंड कॉज अगर मैलिग्नेंसी है, सो वहाँ पे देखने को मिलेगा सीवियर कफ एंड द डिस्निया। अदर में अगर आपको बताऊं, सो अगर वहाँ पे
मॉडरेट से अगर सीवियर कंडीशन हो रही है तो वहाँ पे जो डिस्निया है एब्सेंट हो सकता है और बहुत ही मिनिमम हो सकता है। प्लूराइटिक चेस्ट पेन प्रेजेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द परकशन। अगर आप वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड परकशन यूज करोगे तो वहाँ पे डलनेस फील हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज द डिक्रीज और एब्सेंट द जो ब्रीदिंग साउंड है वो बिल्कुल एब्सेंट हो सकती है। नेक्स्ट विल सी द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन रिलेटेड टू द प्लूरल इफ्यूजन। सो वहाँ पे हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। सेकंड वन इज द अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि जो प्लूरल फ्लूइड है वो कितना एक्यूमुलेट हो गया। एंड थर्ड वन इज द थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस में क्या है मैंने आपको बताया था। थोरासेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जो हम थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक दोनों पर्पस के लिए हम यूज में ले सकते हैं। सो दिस इज द चेस्ट एक्सरे ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट रिलेटेड टू द प्लूरल इफ्यूजन। सो मैनेजमेंट भी किसके थ्रू आप करोगे? कॉजेटिव के थ्रू करोगे। जैसा जैसा कॉजेटिव एजेंट है, जैसा जैसा कॉजेटिव जो डिजीज है उसकी आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करोगे। सो अगर निमोनिया है सो ऑब्वियसली इन्फेक्शन है, सो आप क्या दोगे वहाँ पे? एंटीबायोटिक। जनरल ट्रीटमेंट में मैं बताऊँ तो वहाँ पे आप अगर हार्ट डिजीज है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, तो उसके जो सिम्टम्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको डिस्निया हुआ है, कफिंग हुआ है, तो ब्रोंकियोडायलेटर देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। एंड थर्ड वन इज द थोरासेंटेसिस। तो थोरासेंटेसिस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। थोरासेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, जो थोरेसिक कैविटी है मेनली T1 और T2 पे हम क्या करते हैं, निडल इंसर्ट करके जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको हम ड्रेन आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। और वन टाइम सीटिंग में आप कितना लीटर, 1 to 5 लीटर आप प्लूरल फ्लूइड को एक्सप्लोर आउट कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है कि इसमें कौन सी जो पोजीशन है वो यूज करते हैं। सो इसमें अपराइट पोजीशन, जो उसके आर्म्स है उनको हम कार्डिक टेबल के ऊपर प्लेस करके, और जो उसका जो स्पाइन है, जो उसकी थोरेसिक कैविटी है बैक साइड से, उसको हम शी शेप देके, तब वो क्या होगा, जितना भी उसका जो एरिया है वो अच्छे से एक्सपोज होगा, तब हम उसमें अच्छे से नीडल इंसर्ट कर सकते हैं। और साइड में अगर आपको बताऊं तो साइड में मेनली आप ध्यान रखना कि जो स्कैपुलर जो टिप है उसके बिल्कुल 1.2 इंच बिलो हम उसको ले। सो नेक्स्ट जो इसकी ट्रीटमेंट है वो रिलेटेड है मैलिग्नेंट एफ्यूजन। अगर वहाँ पे कैंसर के थ्रू एफ्यूजन हो गया है तो उस केस में हम करते हैं चेस्ट ड्रेनेज। चेस्ट ड्रेनेज वही सेम चीज़ कि हम क्या करेंगे, एक ट्यूब डालेंगे चेस्ट एरिया में और जितना भी प्लूरल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है उसको ड्रेन आउट करेंगे। नेक्स्ट वन इज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी से जितने भी जो एक्स्ट्रा सेल हैं उनको हम डेड कर देंगे और वहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्रेशंस रुक जाएगी। कीमोथेरेपी क्यों देंगे? बिकॉज जो पेशेंट है उसको क्या हो गया है, कैंसर हो गया है, सो हम कीमोथेरेपी भी वहाँ पे दे सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई है सो हम वहाँ पे सर्जिकल प्लूरेक्टमी कर सकते हैं। व्हाट इज प्लूरेक्टमी? रिमूवल ऑफ द प्लूरा। जितना भी प्लूरा है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और हम वहाँ पे कर सकते हैं प्लूरोपेरिटोनियल शंट। व्हाट इज प्लूरोपेरिटोनियल शंट? जितना भी प्लूरल कैविटी का जो फ्लूइड है उसको हम ड्रेन करेंगे कहाँ पे, जो प्लूरल कैविटी है एक शंट के थ्रू वो सीधा कहाँ पे जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में, और वहाँ से वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोर आउट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द प्लूरोडेसिस। व्हाट इज प्लूरोडेसिस? एक केमिकल हम इंजेक्ट करते हैं जिसके थ्रू क्या होगा, जो एक्स्ट्रा प्लूरल फ्लूइड वहाँ पे बन रहा है वो स्टॉप हो जाएगा बनने से। सो ये सारी क्या थी, मैनेजमेंट रिलेटेड टू द प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगी, अगर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लार्ज इफ्यूजन हो गया है तो उसके थ्रू वहाँ पे देखने को मिल सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर। इट मीन जो लंग्स है वो बिल्कुल भी काम करना बंद कर सकते हैं, और उस केस में आपको करना पड़ेगा लंग्स ट्रांसप्लांट। तो ये क्या थी कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू प्लूरल इफ्यूजन। तो सबसे पहला इसका नर्सिंग डायग्नोस क्या बनेगा, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड। इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी बिकॉज बहुत ही ज़्यादा प्लूरल फ्लूइड क्या हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया, एल्वोलाई अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में एज अ नर्स वहाँ पे क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं, सबसे पहले तो
ऑफ लीवर, ये सारे इसके क्या हो सकते हैं कॉजेटिव फैक्टर। अदर पोजीशनिंग देनी है, उसका जितना भी डिस्कम्फर्ट है उसको रिलीव करना है। पोजीशन कौन सी, सेमी फाउलर और हाई फाउलर पोजीशन। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और अगर उसको बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है सिक्रीशंस आ रही हैं तो उसको हम साइड लाइन पोजिशन दे सकते हैं। और मे बी अगर इंटूबेटेड पेशेंट है तब हमने उसकी क्या करनी है, अच्छे से केयर करनी है। सो ये सारा क्या था, नर्सिंग मैनेजमेंट रिलेटेड टू द pleural effusion. So guys, if you like my video, please like, share with your friend, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.